क्या आपको पता है कि नाटकों को पांचवा वेद क्यों कहा जाता है? नाटकों को न भी कहा जाता हो तो भरत मुनि के नाट्य शास्त्र को पांचवा वेद क्यों कहा जाता है? दरअसल नाटक वह विधा है जो आम लोगों को वह संदेश देने के लिए, उनके मनोरंजन के साथ साथ उनको सिखाने समझाने के लिए प्रस्फुटित, पल्लवित, पुष्पित हुई, जो वेदों के मंत्रों का अर्थ नहीं समझ पाते थे। आम जन तक मंत्रों के अंदर जो संदेश है, जो सीख है, जो जीवन पद्धति है, जो प्रणाली है, जो उनके भीतर आध्यात्म संस्कार हैं, वह सब कुछ सहज ढंग से आम व्यक्तियों के जन जीवन तक भी पहुंच जाएं, उनके लिए नाटक की परिकल्पना की गई थी। कम से कम भारतीय भूमि पर, भारतीय महादेश में जो नाटक सृजित हुए, नाटक की जो उत्पत्ति हुई, उसके बारे में यही मान्यता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं साहित्य तक के बुक कैफे का एक दिनी किताब कार्यक्रम। मैं हूं जयप्रकाश पांडे और आज जिस पुस्तक के साथ मैं उपस्थित हूं उसका नाम है भारतीय लोकनाट्य। वशिष्ठ नारायण त्रिपाठी ने इस पुस्तक को लिखा है। वशिष्ठ नारायण त्रिपाठी काशी हिंदू विश्वविद्यालय में प्राध्यापक रहे हैं। उन्होंने LLB स्नातकोत्तर हिंदी और शोध की उपाधि हासिल की। 35 वर्षों तक अध्यापन किया। भारतीय काव्यशास्त्र और नाटक रंगमंच उनके अध्ययन का क्षेत्र था। 42 से अधिक शोध पत्र और आलेख उनके प्रकाशित हो चुके हैं। नाटक के रंगमंचीय प्रतिमान, रस और रस परंपरा और भारतीय लोकनाट्य, ये 3 पुस्तकें उनकी प्रकाशित हो चुकी हैं। भारतीय लोकनाट्य के साथ तो मैं उपस्थित ही हूँ। दरअसल यह पुस्तक यह बताती है कि जो भारत में संस्कृति और लोकनाट्य है वह एक दूसरे से बहुत ही गहनतर स्तर पर जुड़े रहे हैं। हमारे जो लोकनाट्य हैं उनके पीछे जो जन विश्वास है, जो जन रुचि है, जो जन अवधारणा है और जो लोक जीवन है, वह उसके अंदर पल्लवित और पुष्पित होता रहे। हमारे यहाँ जो कल्पनाशीलता है, काव्य नाटक जो हैं, जो नृत्य नाटिकाएं हैं, उन सब के भी अपने अर्थ हैं और सभी न केवल कुछ न कुछ संप्रेषण देते हैं, सीख देते हैं, बल्कि मनोरंजन से कहीं इतर व्यापक स्तर पर जाते हैं। प्राचीन काल से ही नाटक जो है वह अपने अभिजात्यवादी स्वरूप से इतर लोक के पास पहुंच रहा था। इसीलिए रंगमंच से इतर वह गली, नुक्कड़ और लोक के बीच में खुले मैदानों में भी रहता रहा है। पश्चिम के नाटकों से इतर हमारे यहाँ जो नाट्य शास्त्र की बृहत परिकल्पना रही है, वह हमारी देश, काल, संस्कृति, परंपरा के साथ साथ जीवन के जितने भी स्वरूप हैं उन फलकों पर भी दिखाई देती है। पहला जो हमारे यहाँ जो नाटकों के जो लोक नाट्य हैं उनकी, चूँकि ये पुस्तक भारतीय लोक नाट्य पर है तो यह उनके 2 भागों पर केंद्रित करती है ध्यान। वो 2 भाग जो हैं वह है लौकिक और धार्मिक। लौकिक नाटक क्या है? लौकिक नाटक वह है जो हमारे समाज की विद्रूपताओं को, हमारे समाज की परंपराओं को, हमारे समाज में जो पारिवारिक परिवेश है, हमारे समाज का एक तरह से स्वरूप सामने रखता है। और धार्मिक नाटक क्या है? जो धर्म के आधार पर जो कथाएं हैं उनको जो सामने रखता है। इसीलिए हमारे जो लोकनाट्य है वह सूत्रधार और विदूषक के साथ सामने आते हैं। मंदिर में, मंडपम में और खुले मैदानों में, लोक गाथाओं में भी उनका उल्लेख होता है। ये केवल रंगमंच की परिधि तक निर्मित नहीं होते। यह पुस्तक दरअसल 6 अध्यायों में भारत की जो लोक नाट्य परंपरा है उसको सामने रखती है। पहला अध्याय है जातीय संस्कृति का। जातीय संस्कृति का जो स्वरूप और संघर्ष है, एक तरह से इसकी पारिभाषिक शब्दावली में उसकी परिभाषा क्या है, उसकी व्याख्या क्या है, वो सामने रखा है उन्होंने। दूसरे खंड में नाट्य और लोक नाट्य का जो
अंतर क्रिया और उनके विकास की प्रक्रिया है उसको रखा है। तीसरे अध्याय में धार्मिक लीला स्वरूप में जो राम लीला है वो किस तरह से शुरू हुई, कहाँ शुरू हुई, कैसे शुरू हुई, उसका वर्तमान स्वरूप क्या है, उसका अतीत क्या था, किस तरह से धार्मिक भावना से भरे उसके दर्शक थे जो केवल रामलीला या रासलीला, दूसरा अध्याय इसमें रासलीला का है, रामलीला और रासलीला को किस तरह से उसके दर्शक केवल नाटक के रूप में नहीं देखते हैं बल्कि एक आस्था के रूप में देखते हैं। साल दर साल ऐसे भी दर्शक हैं ये रामलीला और रासलीला के जो पिछले कई दशकों से लगातार आस्था के साथ आते हैं और बाकायदा चप्पल जूते निकाल कर रामलीला का अवलोकन करते हैं और हर वर्ष उसको देखते हैं। कभी वो नक्कटिया देखते हैं, कभी कृष्ण का रास देखते हैं, कभी धनुष भंग देखते हैं, कभी सीता हरण देखते हैं, कभी राम रावण युद्ध देखते हैं, कभी लक्ष्मण जी की मूर्छा देखते हैं, कभी मेघनाद वध देखते हैं, कभी कुंभकर्ण वध देखते हैं। चौथा अध्याय जो है वह जो धार्मिक आधार है, जो मंदिरों पर आधारित लोकनाट्य है, उसके अंतर्गत अंकिया नाट्य, जात्रा, कोडियाट्टम, यक्षगान, भागवत मेल और कुचिपुड़ी का उल्लेख किया है उन्होंने। और लौकिक लोकप्रिय लोकनाट्य जो हैं उनमें उन्होंने ख्याल लावणी जो महाराष्ट्र का है, माच, तमाशा, भवाई और नौटंकी का उल्लेख किया है। और आखिरी खंड जो भारतीय लोकनाट्य है उसमें किस तरह से वैविध्य और एकता शामिल है इसकी बात करते हैं। उसमें जो गीत हैं किस तरह से अलग अलग रूप में नाटक कभी नदी के अंदर होते हैं, कभी नावों के ऊपर होते हैं, कभी स्वांग होता है, स्वांग के साथ साथ कभी जो है प्रहसन होता है, उन सब का भी उल्लेख किया है। इन नाटकों की एक विशेष बात यह भी है कि जो भारत की जातीय व्यवस्था है ये नाटक कम से कम अपने मंचन के दौरान उसको भंग कर देते हैं। नाटक का कलाकार किन जातियों का है उसका अर्थ नहीं होता। जो दर्शक हैं वो अपने किसी भी स्वरूप में अपने विशिष्टता का त्याग कर देते हैं और अपने चरित्रों के साथ वो एकाकार होने की कोशिश करते हैं। उन चरित्रों को देख के उनसे कुछ न कुछ सीखते हैं। संगीत, गीत, लोक, ये सब तो उसमें जुड़ा ही होता है। मैं इस पुस्तक के लिए वशिष्ठ नारायण त्रिपाठी जी को बहुत बहुत शुभकामना दूंगा। प्रलेख प्रकाशन ने इसे प्रकाशित किया है। मूल्य 299 रुपये है और पृष्ठ संख्या है 142। जो लोग रंगमंच के क्षेत्र में जो अध्ययन कर रहे हैं, जो छात्र, उनके लिए ये एक महत्वपूर्ण पुस्तक है। इसके अलावा भी जो लोग भारतीय लोक नाट्य परंपरा को समझना चाहते हैं उनके लिए भी ये एक अनूठी कृति हो सकती है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा यह एपिसोड पसंद आया होगा। इस कार्यक्रम में आप किस तरह की पुस्तकों की चर्चा चाहते हैं उनके बारे में अपनी राय से हमें अवश्य अवगत कराते रहें। हमारी कोशिश होती है कि विविध विधाओं की पुस्तकों के साथ मैं हर दिन आपके पास पहुंचूं ताकि आप उन पुस्तकों का चुनाव कर सकें जिन्हें आप पढ़ना चाहते हैं। कल ठीक इसी समय इसी जगह किसी और पुस्तक के साथ मैं मिलूंगा। देखते रहिए साहित्य तक। धन्यवाद।